बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, लास्ट वीक जब हमने प्रोग्राम किया था उस वक्त पहलगाम वाक़या बिल्कुल नया था और हम लोग हर रोज जो बदलती सूरत हाल थी उसका बाकायदा तौर पर तजिया कर रहे थे। लेकिन ये पूरा हफ्ता भी गुजर गया लेकिन वो डेवलपमेंट्स आना रुकी नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी पिछले हफ्ते से ज्यादा हुई थी वो इस वक्त बढ़ती चली जा रही है। उसी के दरमियान जो सिफारती मुहाज पर भी तेजी देखी जा रही है, चाहे वो भारत की सतह पर हो या फिर पाकिस्तान की सतह पर हो। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी जो है वो भारतीय वजीर खारजा से भी, जयशंकर जो उनसे टेलीफोनिक राबिता किया, फिर पाकिस्तान से भी उनका राब्ता हुआ। सो जो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त भारत को अमेरिका से थी उसका एक जवाब सामने आ चुका है। उन्होंने, जो मार्को रूबियो की भी अगर बात करो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान भारत के दरमियान मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं। और ये जो भारत की जो एक्सपेक्टेशंस थी ये अब किस तरफ जा रही है, इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल, साथ ही ज्वाइन करें आमिना शेख। खुशामदीद भी कहती हूँ। साथ साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई थ्रू आउट द वीक। आज भी अगर देखा जाए, जैसे हमारे वजीर आजम की मुख्तलिफ जो सुफरा है उनसे भी मुलाकातें हो गई। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके लिए क्या थी? देखिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान था मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक, शुरू में जब अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बात नहीं की थी और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के दफ्तर से एक स्टेटमेंट इशू की गई, उनके मार्को रूबियो की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो मतलब पब्लिक स्टेटमेंट है उसको ना सिर्फ उन्होंने लिख के दिया बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पढ़ी। उसके अंदर ये कहा गया कि हम भारत के साथ खड़े, किसी भी दहशतगर्दी के अंदर हम भारत के साथ खड़े। True. उससे एक इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ कि शायद अमेरिका ने अपना पूरा स्ट्रेटेजिक वेट अपने स्ट्रेटेजिक एलाय भारत के साथ डाल दिया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि अमेरिका अगर किसी भी लड़ाई के अंदर एक साइड पिक कर लेता है तो जो उसके एलाइड ममालिक हैं, जिसके अंदर यूरोप भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव के अंदर खास तौर पे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जो अमेरिका की तरफ देख के, अमेरिका की तरफ देख के अपनी पॉलिसी को अक्सर तश्कील देते हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा इसके कुछ हमें फिक्र हो गई पाकिस्तान को। उसके 2 दिन बाद वैसे तो और लोगों ने भी बात की, चीन ने भी बात की जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, तुर्की ने बात की, दीगर लोगों ने बात की, लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक इक्वालिटी का इफेक्टिवली स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पाकिस्तान और भारत दोनों से मेरे बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और एंड आई एम श्योर कि ये इसको आपस में रिजॉल्व कर लेंगे, उससे 2 कंक्लूजन्स नजर आए। एक ये नजर आया कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है अमेरिका की उसका पल्ला किसी एक तरफ ज्यादा नहीं है। वो लग रहा है कि इसको किसी तरीके, वो दोनों के साथ हैं, दोनों के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि इसमें से कुछ मुस्बत कार्रवाई निकले। दूसरी बात इससे पता चला कि अमेरिका ने कम से कम शुरू के अंदर जो पहली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी उसमें उन्होंने कहा कि दे विल फिगर इट आउट, यानी कि वो ये चलता रहता है, बड़ा कैजुअल उन्होंने कहा ये तो चलता रहता है। हाँ जी, और यानी कि वो इसमें जो जरूरी कंक्लूजन था उस वक्त वो ये था कि यानी कि वो इसमें कोई मुफाहमत करने का काम अमेरिका नहीं करेगा। बाकी लोगों ने ऑफर की, दीगर ममालिक ने ऑफर की, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात नहीं की और ये कहा कि ये लोग आपस में फिगर आउट कर लेंगे, यानी कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई टेबल पे नहीं बिठाएगा, लेकिन इसको आगे चलाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो पिछले हफ्ते के अंदर बात की उसके अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट किया, जो कि शायद जरूरी इंप्रेशन था, कि हम चाहते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हम इसमें मुलव्विस नहीं है इस इंसिडेंट की जो पहलगाम में हुआ, और अगर दीगर ममालिक बिठाना चाहें तो हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। कि यानी कि अगर कोई इसके अंदर मुफाहमत का सिलसिला शुरू हो जाए तो कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मुल्क अगर ये करना चाहे तो हमें बैठने के अंदर कोई एतराज नहीं। ये दोनों रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान की तरफ से बड़े मैच्योर रिस्पॉन्सेज थे। और इसके बाद भारत की जो डिप्लोमेसी की एफर्ट्स थी वो कुछ कुंद भी पड़ गई और उसके ऊपर लोगों ने सवाल भी उठाए। जैसे ही ये स्टेटमेंट्स जारी हुई उसके बाद हमने देखा कि ऐसे ममालिक जो कि ट्रेडिशनली अमेरिकन अलायंस का हिस्सा नहीं है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें तुर्की इवन शामिल है, वो कुछ चीजों में साथ है, कुछ में खिलाफ है, उन्होंने भी कहा कि हम अगर कोई सालसी करना चाहता है तो हम बिठाने को तैयार हैं। ईरान ने कहा। ऐसी सिचुएशन के अंदर 2 बातें क्लियर हुई मेरी नाकिसी राय में। एक ये कि अमेरिकन ब्लॉक इसके अंदर सिवाय इसराइल के अमेरिकन ब्लॉक इसके अंदर अपनी साइड कोई क्लियर पिक नहीं कर रहा, यानी कि उनकी कोई फोर्सेस आके डिफेंड नहीं करेंगे कि लड़ाई हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और दूसरा जो नॉन अलाइंड अमेरिकन ब्लॉक है, जिसमें चीन है, जिसमें ईरान है, जिसमें दीगर लोग हैं, वो ये कहने को तैयार हैं कि जी इस खत्ते के अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको किसी मुफाहमत से बेहतर किया जाए। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं। और मैं इसमें आखिरी बात करता चलूं कि इनकी वजह मेरी नाकिस सी राय में शहबाज शरीफ साहब नहीं है, इसकी वजह इसहाक डार साहब नहीं है, इसकी वजह रियासत पाकिस्तान की वो डीप रिलेशनशिप्स हैं जो तुर्की के अंदर भी हैं, जिसके अंदर हम असलहा दीगर चीज़ों की सेल्स और कोलैबोरेशन करते हैं, जो अमेरिका के साथ भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ के पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट हो। स्टेट टू स्टेट अमेरिका की एक डीप स्टेट अलायंस है पाकिस्तान के साथ, इसी तरह सऊदी अरब के साथ है, इसी तरह दीगर ममालिक के साथ है। उस डीप स्टेट अलायंस ने, जो रियासत की अलायंस है, जो सियासत की कम रियासत की अलायंस है, उस अलायंस की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई भारत सोच रहा था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होगी, वो नहीं हुई। मेरा आखिरी जुमला इसके अंदर यह है कि बहुत अच्छा हो कि हमारे सियासतदान, जिन्होंने बड़े अजीब से किस्म की स्टेटमेंट्स, आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, दीगर चीजें देख लें जो पिछले हफ्ते के अंदर दी, बहुत अच्छा हो कि वो सियासतदान जो इस तरह इक़्तिदार हैं किसी भी वजह से, वो मुस्बत कार्रवाई करते हुए इस डीप स्टेट के सक्सेसेस को जो हमें डिप्लोमेसी में मिले उनको अपनी पॉलिटिक्स से। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया साथ साहब, लेकिन इसमें मैं ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बात भारत को मालूम नहीं थी? क्या भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या आइसोलेटेड कंसिडर कर रहा था? ये मिस कैलकुलेशन हुई भारत की तरफ से? ये सवाल मैं आपसे इसके बाद पूछती हूँ। आमना, जो थ्रू आउट द वीक जिस तरह मैंने कहा कि हर रोज नई खबरें आती रही बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, फिर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है उस पे सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने बहुत तेजी दिखाई है, जो कि बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए, जो कि हम कंसिडर करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। आपके नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या थी थ्रू आउट द वीक में, खासतौर पे आज भी जो सब हुआ? अभी भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जेर सदारत। लेकिन हमरा एक तो साथ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जितनी बातें की, आखिरी चंद जुमलों के अलावा मैं सबसे एग्री करती हूँ। लेकिन बात यह है कि जो आपने मिस कैलकुलेशन का वर्ड यूज किया ना, दुनिया में जब कभी भी कहीं भी जंग होती है तो किसी ना किसी एक पार्टी से मिस कैलकुलेशन जरूर होती है। वरना अगर हर बंदा ये कैलकुलेट कर रहा हो कि मेरा दुश्मन मेरे से कितना ज्यादा कमजोर है या कितना ज्यादा ताकतवर है, तो फिर जंग की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर कोई ये फिगर आउट कर लेगा कि यार जंग होगी तो मेरा नुकसान होगा। तो मिस कैलकुलेशन तो हुई। मेरा ख्याल है मिस कैलकुलेशन से ज्यादा भारत को ये बड़ी अच्छी तरह इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो हमारे साथ किसी किस्म की भी जंग, चाहे वो काइनेटिक वॉर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक वॉर हो, और अब ये प्रूफ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ हो गया पिछले कुछ दिनों में कि वो डिप्लोमेटिक वॉर भी नहीं हमारे से जीत सकते। बात यह है कि मोदी की एक हिस्ट्री रही है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसने हमेशा एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को प्ले आउट किया इलेक्शंस के करीब। हमेशा, ये पहली दफा नहीं है, इस तरह के बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए, बहुत सारी चीजें की गई। उसके ऊपर, जिस बात के ऊपर मैं बहुत प्राउड हूं और मैं समझती हूं कि बात शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी की नहीं है, बात पाकिस्तान की है और रियासत पाकिस्तान की है। और मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि रियासत पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। रियासत पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने का जो वादा किया था आज से बहुत अरसा पहले, उसको भी निभाया और घुटने नहीं टेके, कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। और हम, ये सारी वजूहात हैं, हम अपने स्टांस पे बड़े फर्म खड़े रहे, इस वजह से हमारी ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है। जो दोनों बातें उन्होंने मेंशन की, अब देखें उससे कुछ अरसा पहले हम पिछले प्रोग्राम में, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में गालिबन फ्राइडे वाले दिन हम ये डिस्कस भी कर चुके, जिस स्टेटमेंट का इन्होंने जिक्र किया कि जी भारत की पलड़े में अमेरिका अपना सारा वेट डालने वाला है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बात की तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और उन्होंने डिस्पेल कर दिया उस मिसकंसेप्शन को। सो मैं समझती हूँ कि ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। और फिर उसके ऊपर जो एक ऑफिशियल स्टांस हमारा, दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो एक स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद पर भी अगर हमला किया जाएगा या रोकी जाएगी तो उसको हम फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे और हम उसका जवाब देंगे। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स हैं और मेरा ख्याल है कि इंडिया भी बखूबी इनसे वाकिफ है। अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी एनीथिंग मोर देन अ फेस सेविंग, क्योंकि अब उनको समझ आ चुकी है, डिप्लोमेटिकली वो हार चुके हैं, काइनेटिक वॉर वो वैसे हमसे नहीं लड़ सकते हैं, तो अब कुछ तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है ना। ठीक है। अच्छा साथ साहब, जो आमना ने भी जिक्र कर दिया
और जो मैं पहले आपसे सवाल पूछ भी चुकी हूँ कि शायद जो इंडिया कंसिडर कर रहा था, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल कि अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप, उनके टाइज पाकिस्तान के कंपैरिजन में स्ट्रांग टाइज थे अमेरिका के साथ, तो शायद फर्स्ट ग्राउंड पे जो इंडिया कंसिडर कर रहा था कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर है। दूसरे उस पे आ जाएं तो वो कहें कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड कंसिडर करना भारत की जानिब से, जहां पे क्वाड की जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया का सेंट्रल रोल रहा, शायद वो उसको भी कंसिडर कर रहे थे। फिर उसके अलावा भी जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो राइट्स भी होते रहे यहाँ पे, कियोस भी रहा, वो जाती चीज है, लेकिन उसको भी शायद इंडिया ने उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश की। तो शायद ये इस तरह से इन फ्रंट्स पे जाके भारत से मिसकैलकुलेशन हो गई है। देखिए, मिसकैलकुलेशन तो जरूर हुई, मिसकैलकुलेशन मिलिटरीली भी हुई, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं हुई, मिसकैलकुलेशन तो मिलिटरीली भी हुई। ये जो आइडिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अस्करी साइड पे चढ़ दौड़ेंगे और सारी दुनिया उसकी सपोर्ट करेगी, इसके अंदर दो मिसकैलकुलेशंस हैं। इसके अंदर मिलिट्री मिसकैलकुलेशन भी है, इसके अंदर डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशन भी है। देखिए, हमें इस बात को रिकग्नाइज करते हुए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने का एक डिप्लोमेटिक वजन है जिसको भारत पूरा काउंटर नहीं कर सका, इस बात को रिकग्नाइज करते हुए हमें कुछ और चीजों को भी रिकग्नाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नरेंद्र मोदी वॉर गेमिंग करते हैं ना कि अगर ये कहानी चली तो कहां तक जाएगी, इंडिया का शायद ये ख्याल था कि अगर एक हॉट वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो कुछ ममालिक उसकी मिलिट्री हेल्प करेंगे या पाकिस्तान की मिलिट्री हेल्प बंद कर देंगे। इसके अंदर उनका इन्हिसार इसराइल पे था कि इसराइल के इंडिया की मिलिट्री हेल्प करेगा, जिसके अंदर बात भी हुई कि शायद उनके कोई जंगी एक्सपर्ट्स भारत गए भी, शायद वो इक्विपमेंट दे या टेक्नोलॉजी दे या इंटेलिजेंस दे। और साथ इसी का सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड मिलती है या असिस्टेंस मिलती है या टेक्निकल सपोर्ट मिलती है, जो मोस्टली अमेरिका से मिलती है, हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट, आपको याद ही होगा जनरल बाजवा की भी इस पे स्टेटमेंट कि हमारा जो बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अमेरिकन बेस्ड है। हमारी टेक्नोलॉजी हम उनको देखते हैं उसको अपग्रेड करने के लिए, दीगर चीजें करने के लिए, F-16 so on and so forth, कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट शायद अमेरिका कहे कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहे। ये दो मिसकैलकुलेशंस मिलिट्री साइड पे, ये दो मिसकैलकुलेशंस, एक ये कि सारी दुनिया आके भारत के साथ अपना वजन डाल देगी और जहाज भी देगी और इंटेलिजेंस भी देगी और बंदूकें भी देगी, जैसे कि इसराइल देने का कह रहा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान से सब लोग अपने टाइज कट कर लेंगे या बहुत सारे लोग कट कर लेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना। ये दोनों चीजें मेरे ख्याल में भारत की तरफ से मिसकैलकुलेशन थी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, लेट्स से कि खुदा न खास्ता एक हॉट वॉर स्टार्ट हो जाए। हम किसी छोटी सी झड़प की बात नहीं कर रहे, हम बात करें वर्स्ट केस सिनेरियो में, खुदा न खास्ता अगर एक जंग शुरू हो जाए, वो साउथ में भी हमला कर दें, कोई दरमियान में ये कोल्ड स्टार्ट वाली साइड के ऊपर भी हमला कर दें या ऊपर कर दें, और अगर एक पूरी जंग शुरू हो जाए, तो इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा। क्या चीन पाकिस्तान की मिलिट्री हेल्प करेगी? तो इसका जवाब है हाँ। वो इंटेलिजेंस के थ्रू भी, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, अब तो इसके ऊपर सॉफ्ट बातें भी होने लग गई हैं कि चीन का जो थोड़ी सॉफ्ट बातें इससे ज्यादा की हो रही हैं कि चीन क्योंकि मॉनिटर करता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इंडिया की बहुत सारी मूवमेंट्स तो पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, वो साइबर टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे है जो पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान की चीन एक मिलिट्री हेल्प करेगा, ठीक है। क्या भारत, अच्छा दूसरी तरफ हमें पता होना चाहिए कि इसराइल भारत की भी मिलिट्री हेल्प करेगा। हो सकता है 2 जहाज भेज दे, कोई मिसाइल सिस्टम भेज दे, ऑलरेडी कह चुके हैं इस पे। क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? तो इसका अब तक जवाब आ चुका है कि नहीं करेगा। अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं होंगे। क्या अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट और पायलट्स भारत की तरफ से लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ? इसका भी जवाब आ चुका है कि नहीं लड़ेंगे। ना उनका बहरी बेड़ा अरेबियन सी के अंदर आ रहा है, ना उनके वहां पे कोई पायलट्स हैं, ना कोई जहाज हैं, ना। अमेरिका इस बात को डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान को भी कहेगा कि हम आपकी टेक्निकली आपके साथ तो हैं, हमारा इक्विपमेंट भी आप यूज करें, लेकिन इसको खत्म करें, इस जंग को, ये जंग बढ़ती अच्छी नहीं लग रही, और भारत को भी यही बात करेगा। तो जो एक्चुअल मिलिट्री टेक्नोलॉजी वर्सेस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, अगर उसको आप सही तरह देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान चीन सम काइंड ऑफ अलायंस, चीन असल लड़ाई करता है या सिर्फ पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देता है, जिस भी तरह, समहाउ पाकिस्तान एंड चीन
वर्सेस अगर आप इसको इस तरह कहना चाहें तो भारत और इसराइल, ठीक, इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान को ज्यादा खतरा नहीं है. विल बी ऑल राइट. हमें जिस बात का खतरा था वो ये था कि कोई भी ना आए, नहीं, कोई भी ना आए और एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ कहानी चली जाए. दोनों ममालिक को खतरा है. और एक ये कि एक इंटरनेशनल अलायंस पाकिस्तान के खिलाफ, खुदा ना खास्ता जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ी, अगर वो हो जाए तो भी पाकिस्तान को मसला है. अगर ये पाक चाइना वर्सेस इंडिया इसराइल है तो बस इतनी बात. ठीक. अच्छा, आपने वर्ड यूज किया फेस सेविंग. अब जो मोदी की गवर्नमेंट है वो फेस सेविंग की तरफ जाएगी ऑब्वियसली. अब फेस सेविंग के लिए वो आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं? लिमिटेड वॉर की टर्म भी यूज की जा रही है, जो कि मुझे प्रैक्टिकली खुद उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि लिमिटेड वॉर की क्या टर्म है? लाइक आप दो एटमी ताकतें हैं, अगर आपके दरमियान जंग आती है तो क्या लिमिट्स क्या हो सकती हैं उसकी? ठीक है, नुकसान के अलावा वो लिमिटेड वॉर की तरफ जाएंगे या कोई स्ट्राइक्स हो सकते हैं छोटे मोटे सिर्फ वोट गेन करने के लिए, कुछ इस तरह का? नम्रा, देखिए बात यह है कि जो फेस सेविंग वाली बात की वो मैंने क्यों की, क्योंकि आपने देखा कि उनकी अपोजिशन ने भी इस पूरे प्लान को मुस्तरद कर दिया. उनके जो फॉर्मर रॉ के हेड थे उन्होंने भी इस बात को मुस्तरद, उन्होंने कहा ये हमारा सिक्योरिटी लैब्स है और हमें से बड़ी नाअहली हुई कि हम ये अटैक को रोक नहीं सके. सो इशू ये है इस वक्त कि नॉट ओनली हटा रहे हैं, मैं वही तो बात करूं कि नॉट ओनली, जैसे साथ साहब ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी उनके एज सच कोई एलाइज नहीं आए, कोई वो इंटरनेशनल जो है वो कंसोर्शियम नहीं बना सके, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सके. एक अगर इसराइल उनकी साइड लेता भी है, नॉट ओनली दैट, विद इन देयर ओन country, within their own parliaments, within their own agencies, nobody is agreeing to it. People are questioning their false flag operation. People are questioning their false claims. तो बात ये है कि इस वक्त इनका जो ये प्लान था जो इन्होंने किया और जिस वजह से किया वो एक्सपोज हो चुका है. तो अब जो सारा कुछ उसके बाद होगा वो एक्चुअली सिर्फ फेस सेविंग इसलिए भी होगी, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो जंग नहीं लड़ सकते, पर इसलिए भी कि जब आप इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं तो ये बड़ा एक आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया. आप इलेक्शन में जाना चाह रहे थे अपने आप को एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट देके, पर आपने अपने आप को बेनकाब कर दिया, अपनी साजिशों को बेनकाब कर दिया ना. तो अब आपको दे विल हैव टू फिगर आउट अ वे. अब ये जो सॉफ्ट वॉर और ये आपने पता नहीं कोई ऐसा वर्ड यूज किया लिमिटेड वॉर का, मैंने तो खैर ऐसा कोई वर्ड सुना नहीं है कभी. आई डोंट नो इफ इट्स इंडियन मीडिया के ऊपर होगा. मैं यही कह रही हूँ कि प्रोबेबली इंडियन मीडिया की ये आई थिंक ये इंडियन मीडिया की अब वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप वापस बिल में चले जाते हैं, तो आई थिंक ये उनकी रिट्रैक्ट करने की पॉलिसी है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता, कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हम बॉर्डर के पार जाके इनको मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये पाकिस्तान का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते. एक दफा लास्ट टाइम इन्होंने कोशिश की थी और वो बड़े आज के कंपैरिजन में बड़े माइल्ड सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन जो कुछ हुआ उनके साथ वो उन्होंने भी देखा और हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा. तो इनको पता है पाकिस्तान का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते. अब अगर रिट्रैक्ट करने के लिए उसको लिमिटेड वॉर कहें, उसको माइल्ड वॉर कहें, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है. हमारे साथ एक बूंद पानी के ऊपर भी लड़ाई करेंगे, हमारे साथ हमारी तरफ मैली आंख से भी देखेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम फिर वॉर लिमिटेड ही होगी. अच्छा, ये देखें, हमने जो रीजनेबल इसके अंदर बात थी वो तो कर ली, लेकिन हमारी हुकूमत से 2-3 सवालात, और इस स्पिरिट में कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी क्या है, हमारी ऑप्शंस क्या है. भारत ने कहा कि हमने सिंतास मुआहदा सस्पेंड कर दिया. बेशक, अगर लेट से एक मफरूजे पे बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं. अच्छा, हम इस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं जो कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के पास अभी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पानी को रोकने की. एटलीस्ट 10 years. अच्छा, लेकिन अगर वो कैपेसिटी डेवलप करना चाहे, लेट्स से ये कह के कि हम 3 डैम्स बनाएंगे इन लोअर ट्रिब्यूटरी रिवर्स के ऊपर जो पाकिस्तान के रिवर्स हैं, और वो कल जाके मोदी साहब एक फीता काट ले. हम मफरूजे पे बात करें ना, क्योंकि हमें वॉर गेमिंग करनी चाहिए. जी जी जी. वो कल जाके एक फीता काट लेते हैं कि हम दरियाए सिंध के ऊपर ये 2 डैम्स बनाएंगे और रावी पे एक और बनाएंगे एंड सो फोर्थ, चिनाब पे एक बनाएंगे. तो सवाल जो हम अपनी हुकूमत से पूछना चाहते हैं, जिसका कोई थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि और लेट्स से कि वो ऐसी बात करते हैं, लेट्स से जिसके बाद आज तो पानी नहीं रुक सकता, लेकिन एक वो प्लान बना लेते हैं कि हम 15 साल के बाद ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और हम पानी बंद कर देंगे, 5 साल के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद.
تو کیا پاکستان کی اسٹیٹ اس ایکشن کو, اس طرح کے ایکشن کو ایک ملٹری ایکشن, سوری ایک ملٹری وار سمجھے گی اور جہاز بھیج کے وہ گرا دے گی, یا اس کو ایک لیگل وار سمجھے گی اور آئی سی جے میں لے کے جائے گی؟ اور اگر آئی سی جے میں ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا, جو کہ اب سے پہلے بھی آتے رہے ہیں, نہیں سوری میم, یہ آل آف دی ابو تھوڑا سا بسد احترام, میرا تھوڑا سا فیصلہ نہیں ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا فیصلہ ہے کہ اگر انڈیا کوئی بھی ڈیم اس پہ آپ کا جواب شامل کرتی ہوں معذرت کے ساتھ, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, بریک واپس آئیں گے. سو اس پہ بات کریں گے کہ ہماری حکومت کیا کرے گی, پاکستان کی اسٹیٹ کیا کرے گی اگر خدا نخواستہ بھارت کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کے اقدام اٹھاتا ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سنتاس معاہدے سے متعلق. پاکستان نے بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی پر باقاعدہ طور پر نوٹس دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی سطح پر جو ہے وہ قانونی اور آئینی جنگ لڑی جائے گی پاکستان کی جانب سے. اس وقت اس پر جو مشاورت ہے وہ بھی جاری ہے, جبکہ اس حوالے سے وزارت خارجہ کو کانفیڈنس میں لیا گیا. آبی وسائل کی جو وزارت ہے اس کو, ساتھ ہی وزارت دفاع بھی, معذرت کے ساتھ وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک بھی اس پہ کر لیا. سو بریک سے پہلے آمنا ہم ایگزیکٹلی یہی بات بھی کر رہے تھے کہ ہائپوتھیٹیکل تو یہ کچھ حد تک ہے, لیکن کچھ حد تک نہیں بھی ہے, کیونکہ بھارت نے آلریڈی یہ اناؤنس تو کر ہی دیا تھا. سو یہ پاکستان کا ہوم ورک کرنا, اپنی وزارتوں کو کنسیڈریشن میں لیتے ہوئے یہ سارا معاملے کو آگے بڑھنا, یہ تو پاکستان کی تیاری ہے. دیکھیے پاکستان کی تیاری دونوں فرنٹس پہ. سعد صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا ہم اس کو لیگل وار کی طرح لڑیں گے یا ہم اس کو کائنیٹک وار کی طرح لڑیں گے. تو بات یہ ہے کہ جنگ کا جب وقت ہوتا ہے نا نمرہ, تو وہ ملی سیکنڈز والے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جنگ میں ڈیسیجن آج سے 1 سال پہلے کوئی یہ ڈیسیجن نہیں کرتا کہ اگر سعد صاحب نے میرے پہ گولی چلائی تو میرے پاس کون سا ایمونیشن ہوگا اس وقت میں یوز کروں گی. وہ اس وقت کا ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی تیاری کی بات ہے تو پاکستان لیگلی بھی تیار ہے, لیگل جنگ کے لیے بھی, اور پاکستان کائنیٹک وار کے لیے بھی تیار ہے. اور پاکستان ان پرنسپل یہ ڈیسیجن لے چکا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم کائنیٹک وار کی طرف جائیں گے اور ہم حملہ کریں گے, اور ہم یہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ جو اب وہ ایک یہ جو لیگل فرنٹس پہ پاکستان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے اسی لیے تو کہا نا کہ ہم نے اپنا پلان اے اینڈ پلان بی دونوں رکھے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی. پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان امن کی بات کرتا ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, لیکن جنگ شروع نہ کرنا اور جنگ ہونے پہ یا اٹیک ہونے پہ گھٹنے ٹیک دینے میں بڑا فرق ہے. اور پاکستان کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا. اگر آپ ہمیں اٹیک کریں گے, آپ ہمیں واٹر از آر لائف, آپ ہماری لائف لائن کے اوپر اٹیک کریں گے, آپ ہمارے اوپر ڈپلومیٹکلی اٹیک کریں گے, آپ ہمارے پہ کسی طرح بھی اٹیک کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس مسئلے کو لیگلی سے ریزالو کریں. لیکن اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اور ناٹ اونلی ویو ڈیسائیڈیڈ دس, ویو اناؤنسڈ دس. تو وہ جو اب ایک غیر یقینی کی سچویشن تھی آج سے 1 ہفتہ پہلے کہ جی کریں گے, نہیں کریں گے, شاید کریں گے, کیسے کریں گے, ناؤ اٹ از اے کلیئر پالیسی ڈیسیجن دیٹ وی ول اٹیک اف اٹ کمز ٹو دیٹ. ٹھیک ہے سعد صاحب, یہ جو قانونی جنگ کا اندیا دیا گیا پاکستان کی جانب سے, پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان اس جنگ کو کس طرح سے قانونی اور آئینی طور پہ لڑے گا, پھر یہ کہ بھارت کی جانب سے یا پوری دنیا کی جانب سے اس کو کس حد تک سیریس لیا جائے گا, کس طرح سے پاکستان ایک چیز میں ایڈ کر دوں سعد صاحب کے آنسر سے پہلے, یہ آلریڈی جو ہم نے 2 ڈپلومیٹک وکٹریز کی بات کی نا, یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی لیگل سٹینڈنگ اور ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کیا ہے. اگر تو ایسی بات ہوتی کہ اس طرح کے کسی معاملے میں جو ہمارا UN سیکورٹی کاؤنسل ہے یا امریکہ ہے یا یہ ان سارے لوگوں نے اگر تو انڈیا کا ساتھ دینا ہوتا تو وہ کلیئرلی ابھی دے چکے ہوتے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بالکل فاصلہ اختیار کر لیا اس معاملے سے, اور یہ کہا کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اور ہم اس ٹیررسٹ اٹیک کی مذمت کرتے ہیں. زیادہ تر ممالک کی جانب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہی بات کی گئی ہے کہ بیٹھ کے آپ لوگ اپنے معاملے کو خود حل کر لیں, یعنی کہ کوئی اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لے رہا جس طرح سے. اس لیے جو پاکستان کی لیگل سٹینڈنگ ہے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک, وہ آلریڈی جو ہے نا دیٹ ہیز بیکم ویری اسٹرانگ. اٹ ہیز. سو سعد صاحب دیکھیے, جو ہماری لیگل وارفیئر ہے جس کو لا فیئر کہتے ہیں, اس کو بڑے مثبت طریقے سے اپروچ کرنا پڑے گا.
इसके अंदर पाकिस्तान के पास चॉइस है मल्टीपल फोरम्स की. कुछ स्टिपुलेटेड फोरम्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे बताए गए हैं, जो थ्री स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जिसमें पहले कमिश्नर को रेफर होता है, फिर वर्ल्ड बैंक के अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को रेफर होता है मैटर डिस्प्यूट, जिसके बाद आर्बिट्रेशन पैनल को रेफर होता है. उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान ने इस अमल को, इस सिंतास मुआहदे की सस्पेंशन को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, और इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस खास तौर पे वो केसेस इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो रवांडा, सोमालिया, इस एरिया के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चैड और दीगर इस तरह के मुकदमात हैं जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम्स पे गए, उनमें बार बार ये बात की गई है, उनमें से बहुत सारों के अंदर ये बात की गई है कि किसी भी डाउनस्ट्रीम मुल्क का पानी रोकना बाय अपस्ट्रीम कंट्री, इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो चुका है. ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है जो कि अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है, एंड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस एक्ट ऑफ वॉर है, जिसके फोरम्स अपने अपने फोरम्स हैं. ICJ है, अगर आप उसको एक्ट ऑफ वॉर वाकई डिक्लेयर करवा सकें तो क्रिमिनल कोर्ट है, दीगर चीजें. पाकिस्तान को इसके अंदर एक मुस्बत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे, सिंतास मुआहदे के नीचे जो मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, उनको कब अप्रोच किया जाएगा, किन ग्राउंड्स पे किया जाएगा, क्या ICJ साइमल्टेनियसली जाएंगे, क्या इसको वॉर क्राइम डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे, अगर करेंगे तो क्या वो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बाद होगा, क्या साइमल्टेनियस होगा, क्या पहले ICJ जाएंगे, वहां से एक इसकी वॉर क्राइम डिक्लेरेशन लेके फिर यहाँ पे इस पे काम स्टार्ट हो भी गया. अब मैं नहीं जानता, मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस पे जो भी काम कर रहे हो वो किसी इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट से, जो पाकिस्तान से बाहर इस तरह की फर्म्स मौजूद हैं, उनसे पूछेगा. ये आजम तारड़, मंसूर अवान और एहसन खून के बस की बात नहीं है. इतनी सी मेरी ठीक है. आमना, जो मैंने खबर दी कि चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती जराई से नोटिस भी देने का फैसला कर लिया गया. जो होमवर्क की हम बात कर रहे हैं, 30 सेकंड्स में अगर आप साथ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरह से, जिस तरह साथ साहब ने एक फ्रेमवर्क बाकायदा तौर पे बताया, तो पाकिस्तान किस तरह से जाएगा. 30 सेकंड. देखिए ना, ये चीजें वही बात है कि इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ लॉयर्स के नाम लिए. मैं तो किसी लॉयर का नाम नहीं लेना चाहती, ना अच्छे में ना बुरे में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसके पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, और हम इंशाल्लाह अगर if it goes to that, we will have the best. I'm confident that Pakistan will have the best legal team which will represent, not only represent Pakistan but may bring this victory for the इंशाल्लाह. अच्छा साथ साहब, और अगर कोई और जरूरत पड़ी तो साथ रसूल साहब हाजिर हैं. I'm sure, I am 100% sure कि बैरिस्टर साहब would be very happy to represent and defend Pakistan in this case. Of course he must actually. देखिए, मैं सॉरी इस बात को एक लम्हे के अंदर गुजारिश करूं. हाँ. पाकिस्तान की सर्विस ये है कि मैं या कोई भी पाकिस्तानी इस तरह के मामलात पे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक नेचर के मामलात हैं, उस पे अपने आप को उतना ही कमिट करे जितना वो डिलीवर कर सकता है. मैं एक पाकिस्तान के अंदर शायद एक रीजनेबल या मुनासिब वकील हूं, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉफेयर की डोमेन है उसके अंदर मुझसे बहुत बेहतर वकील दुनिया में मौजूद हैं. पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी वकला हैं उनसे बहुत बेहतर वकील दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी एक्सपर्टीज ये है, जो काम ही ये करते हैं कि इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स, ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे फोकस करते हैं. ठीक. पाकिस्तान की सर्विस होगी, ये पाकिस्तान की खिदमत होगी अगर कुछ लोग अपने बारे में सच बोल के ये कहें, मुझ जैसे लोग इंक्लूडेड, कि देखिए यहां तक मेरा दायरा एक्सपर्टीज है, इससे आगे मैं आपको मशवरा दे सकता हूं, लेकिन आप किसी मुस्बत शख्स से पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे मशवरे में थोड़ी सी नाकिस कर रहा है. मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी जो इस गवर्नमेंट की लीगल मशीनरी है, खा लॉ मिनिस्टर साहब हो, खा अटॉर्नी जनरल साहब हो, खा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हो, उनमें से किसी को इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कोई एक्सपर्टीज नहीं है. मेहरबानी करके किसी मुस्बत बंदे से पूछिए. चलें, ठीक है. साथ साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आगे. नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी. पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है उस पर भी बात होती है इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के जो केसेस है, जो मुकदमात हैं, उससे मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई. सेनेटर एजाज चौधरी और इसके अलावा जो है फरहत अब्बास को जमानतें मिल गई हैं. इस पे बात करते हैं. साथ साहब, एक तरफ तो ये जमानतें मिल रही हैं, हाउ डू यू सी दिस? देखिए,
اگر پاکستان میں پولیٹیکل ہیلنگ کی ضرورت، اچھا پاکستان میں قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت، ٹرو دیٹ، یہ کہ آپ کا میرا جتنا بھی اختلاف ہو، میرے خیال میں آپ کی سیاست کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے خیال میں میری سیاست کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کیونکہ دروازے پہ دشمن کھڑا ہے تو آپ اور میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس دشمن کا مقابلہ کریں، ایک دوسرے کا تحفظ کریں اور اس دشمن سے لڑائی کریں۔ پاکستان میں اس اسپرٹ کی ضرورت ہے، اس اسپرٹ کو کہ یہ حکومت خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ والی حکومت اپنی پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کوئی مشاورت کا عمل کرے گی، کوئی کانورسیشن کا، کوئی ڈپلومیسی کا عمل کرے گی، تو پھر اس حکومت کے پاس تو ویسے بھی عوام میں لیجیٹمیسی نہیں ہے، نہ ووٹ ملے تھے، نہ کچھ اور ہوا تھا، تو فوراً یہ انڈرمائن ہو جائیں گے۔ لیکن ریاست کے لیے جو اسٹیٹ کی پرماننٹ پاور ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں، ایک اسٹیٹ کی پرماننٹ پاور ہے جو ڈپلومیسی بھی امریکہ کے ساتھ کر رہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ، جو پرماننٹ پاور ہے، اس پاور کے حق میں ہے کہ اس کے ہدف کے لیے تمام عوام، جو پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، ایم کیو ایم کی ہو، فضل الرحمان کی ہو، بلوچی جو بھی ہو، وہ سب اس کے ساتھ چلیں۔ اور اس مرہم کے لیے کہ لوگ جو آپ سے خفا ہیں، نالا ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں، کتنی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کو پچھلے 2-2.5 سال سے پروڈکشن آرڈرز کے باوجود، چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا انہی کی وجہ، اور وہ اپلائی نہیں کیا گیا، انہی کی وجہ سے پھر یوسف گیلانی صاحب نے کہا کہ میں سیشن پریزائڈ نہیں کروں گا، چیئر نہیں کروں گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ جو بھی سیکیورٹی کے خدشات تھے مریم صاحبہ کی حکومت کو، جس کی وجہ سے یہ اعجاز چودھری صاحب پہلے نہیں پیش ہو سکتے تھے، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ سیکیورٹی کے خدشات ختم ہوئے اور یہ ضمانت مل گئی۔ آمنہ، ضمانتیں کیوں ملی؟ اگر مقدمات اتنے سنگین تھے جہاں عوام کو پاکستان کے خلاف اکسایا گیا تھا، سو یہ کیسز تو فوجی عدالتوں میں جانے کو ایکسپیکٹیشنز تھی، فوجی عدالت میں نہیں گیا لیکن ضمانتیں مل گئیں، یہ کیا ہوا؟ نمرہ، آئی تھنک اس کے اوپر میرا کامنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ میں نے ہمیشہ شو میں کہا، اور صرف یہاں نہیں ہر شو میں کہا، کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے وہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز میں بلیو کرتی ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس میں بلیو کرتی ہے، 26ویں ترمیم جس کا اور جوڈیشری وہ اس کا یقین ایکچولی کرتے ہیں 26ویں ترمیم جو ہے، Independence of judiciary 26ویں ترمیم جو ہے وہ جوڈیشری کے فیصلوں میں کوئی منگل نہیں کری، اٹ جسٹ ڈیفائنز اے پروسیجر آف سلیکشن، اٹ جسٹ ٹیلز یو اے پروسیجر آف اپوائنٹمنٹ آف ججز، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جوڈیشل ڈیسیجن ہے، اور جوڈیشری نے اگر یہ ڈیسیجن دیا ہے اس کو سب کچھ دیکھ کے دیا۔ باقی قیادت بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بھی، جی سارے ڈیسیجنز، فیصلے جو ہے وہ جوڈیشری نے دیا نا، پاکستان کی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے تو کوئی فیصلہ نہیں لکھا کہ جی ہم کسی کو، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے سیپریشن آف پاورز میں، اور اگر جوڈیشری کوئی فیصلہ دے رہی ہے ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کرنے کا رائٹ بھی رکھتے ہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کامنٹ کرنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ اگر اتنے اسٹرانگ قسم کے شواہد موجود تھے، بس میں صرف اس میں اتنی گزارش کروں۔ اچھا، ہمارا اکثر ہی ہوتا ہے کہ ان کے سیگمنٹ میں ساتھ صاحب اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں کہتے ہیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، کچھ الفاظ میں اس کو بند کر کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ صرف اتنی گزارش کروں کہ بیل میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس ہوتی ہے، پرائم فیشیا کیا لگتا ہے کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پرائم فیشیا صرف سرفیس سے بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ واقعی ایک جرم ہوا ہے جس وجہ سے بیل گرانٹ کی گئی، تو میرے خیال میں یہ نوید ہے اس چیز کی کہ باقی جتنے لوگ 9 مئی میں ملوث تھے لاہور میں، خاص طور پہ جو کو ایکیوزڈ، جن کا رول وہی بنتا ہے جو اعجاز چودھری صاحب کا بنتا ہے، ان کے لیے بھی نوید ہے، ان کے لیے بھی نوید ہے۔ ضمانتیں ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں فیصلے اور آتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کیونکہ ضمانت ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ بے گناہ ہیں یا ایون یہ لوگ بے گناہ ہیں، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ۔ نہیں، ہم بے گناہی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ملوث ہیں ان کے لیے بے گناہی کی نوید ہے۔ بے گناہی، وہ بے گناہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ چل، ہم ہو سکتا ہے وہ بہت گنہگار ہو، انہوں نے بہت ہی، لیکن جو اپنے شواہد پیش کیے، جو حکومت کا کام تھا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر شواہد اکٹھے کر کے پیش کرنے کا، اس میں وہ پورا معیار پہ نہیں اتر سکے، یہ بات تسلیم ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ہماری سنی، پروگرام سے اتنا ہی، کل ملاقات ہوتی ہے، خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔